नमस्कार, मैं बद्री मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल दो टूब पे। आज किसी पॉडकास्ट पे नहीं बल्कि एक देश के बड़े विषय को लेकर के और यहाँ पर आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मैंने अपने फेसबुक पेज पर कहा था कुछ दिनों पहले कि अभी मैं थोड़ा सा हिंदू मान्यता के अनुसार जिस तरह का क्रियाकर्म होता है उसमें मैं शोधक में हूँ और अपनी सारी निगेटिविटी को समाप्त करके जिस दिन मैं शुद्ध होऊंगा उस दिन आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। इस शोधक में आज के विषय से भी जुड़ा विषय है। मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि 10 दिन पहले जब मेरे परिवार की दादी थी उनका दाह संस्कार होना था, तो दाह संस्कार के समय एक परंपरा होती है कि दाह संस्कार में जो अग्नि मृतक को दी जाती है वो डोम के द्वारा दी जाती है। डोम एक विशेष जाति वर्ग है और डोम राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ इन सब को आपने सुना होगा। तो वो अग्नि होती है जो बड़ी पवित्र मानी जाती है और उस पवित्र अग्नि से ही मृतक का दाह संस्कार के लिए जो अग्नि प्रयुक्त होती है वो उन डोम के द्वारा ही दी गई होती है। तो आज मुझे जिस विषय पर बोलना था बहुत दिनों से चल रहा है, कई दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ, पेपर में देख रहा हूँ, सोशल मीडिया में चल रहा है। एक नाम है रणछोड़दास छाछड़, फुनसुक वांगडू या सोनम वांगचुक। बहुत पहले एक फिल्म आई थी 3 इडियट और उस 3 इडियट फिल्म में जो मशहूर अभिनेता आमिर खान ने जिनका रोल निभाया था, अभिनय किया था जिनके कैरेक्टर पर, वो नाम सोनम वांगचुक का है। एक अभियंता, एक इंजीनियर। 56 वर्षीय सोनम वांगचुक वर्तमान समय पर दिल्ली के जंतर मंतर में 18 दिन की भूख हड़ताल पे। और इस 18 दिन की भूख हड़ताल में सोनम वांगचुक को किसी भी सत्ता या विपक्ष के दल का कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। डॉक्टरों के परीक्षण के अनुसार उनकी जो मांसपेशियां हैं वो अब उनके मांसपेशियों को ही खाने लगी हैं। मतलब भूख है की वजह से जब शरीर को पोषण नहीं मिल पा रहा है तो मांसपेशियां ही मांसपेशियां खा रही हैं, यानी शरीर ही शरीर को खाने लगा है। फिर भी सोनम वांगचुक ने आह्वान किया है कि अभी उनके पास काफ़ी हिम्मत है और वो अपना संघर्ष जारी करेंगे। 20 तारीख का उन्होंने इकट्ठा होने का आह्वान किया है लोगों का। तो सत्ता तो ठीक है, सत्ता के विरुद्ध तो वो हैं ही। शायद जो वर्तमान समय पर HRD मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, काफ़ी विवाद रहा होगा UGC पर भी। और सोनम वांगचुक हालांकि बहुत ही चतुर और वर्तमान में वो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छे अभियंता हैं, तो उन्होंने UGC का विषय तो नहीं पकड़ा है, लेकिन उन्होंने देश की नब्ज को टटोलते हुए एक दूसरा विषय जो नीट का पेपर या इंजीनियरिंग का पेपर आउट हुआ था उसको लेकर के वो अनशन पर हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। अभी तक कोई विपक्ष किसी भी तौर पर सोनम वांगचुक के समर्थन में, उनके अनशन के समर्थन में नहीं आया। तो डोम महाराज की जो कहानी मैंने सुनाई कि मैंने कहा आज जिस तरह से मैं या बिना बाल के बाल वाल मुड़वा करके और मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, तो मैंने कोई फिल्म देखी थी या मैंने कहीं पे कहानी पढ़ी थी कि एक डोम है और जिस तरह से पुराने समय पर कुछ अस्पृश्यता या जिस तरह की छुआछूत की प्रथाएं थी और उनकी लड़ाइयाँ लड़ी गई या लड़ी जा रही हैं, उसमें बिल्कुल मैं समर्थित हूँ कि छुआछूत एक अभिशाप है। और लेकिन उस फिल्म की कहानी पे आता हूँ। उस फिल्म में या शायद वो किताब मैंने पढ़ी थी, तो उसमें एक लड़की होती है उस डोम की और वो डोम होते हैं और उनका जो परिवार होता है गाँव के काफ़ी किनारे होता है। और किनारे होने की वजह से जब अमूमन किनारे होने की वजह से नहीं बल्कि गरीबी से, छुआछूत की वजह से, और उसके अलावा डोम के पास कोई और काम नहीं, जब कोई मरता है तो उसको अग्नि देने का जो काम है, अग्नि जलाने का, जिससे मृतक का दाह संस्कार होता है, उसका जिम्मा जो होता है डोम के ऊपर होता है। तो डोम के परिवार में केवल डोम है और उसकी अपनी लड़की है। और जिस दिन अमूमन तो उनका परिवार बड़ी गरीबी में जीता है, सूखी रोटी नमक और पानी में मिला करके खाते हैं। लेकिन जिस दिन कोई मरता है तो डोम की लड़की देखती है कि उस दिन उसको वहाँ से पकवान लाए जाते हैं, भोजन लाया जाता है, अच्छा खाना मिलता है। तो धीरे धीरे वो ये मानने लगती है कि मरना सबसे अच्छी क्रिया है और मरना ही सबसे अच्छा सुअवसर है। तो जैसे ही कोई मरता है तो वो लड़की नाचने लगती है।
आज भारत के विपक्षी दलों की स्थिति उस डोम की लड़की की तरह है या डोम महाराज की तरह है कि ये ताक पे बैठे हैं कि कब कौन मरता है और हम उसके यहाँ घड़ियाली आंसू लेकर के और पहुंच जाएं और उसमें हम अपना स्वार्थ भजा लें। चलिए, ये बात तो होती रहेगी। पहले बात सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक जिस का परिचय, सबसे बड़ा परिचय तो ये है कि 59 वर्षीय सोनम वांगचुक ने एक स्कूल चला रखा है सिकमौल, लद्दाख में वो स्कूल संचालित है और ये सोनम वांगचुक का स्कूल है। इस स्कूल में सोनम वांगचुक एक नवीन प्रयोग किया जिस पर विश्व भर में शिक्षा सुधार को लेकर के रिसर्च हो रहा है। अब वास्तव में ये उनका स्कूल नहीं है, ये 1989 के आसपास, स्कूल की स्थापना तो 1990 या 92 में हुई शायद, लेकिन वास्तव में ये स्कूल नहीं है, ये एक आंदोलन है, स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, लद्दाख के विद्यार्थियों का सांस्कृतिक और शैक्षणिक आंदोलन। तो इसको स्कूल नहीं कह सकते हैं। अब स्कूल के विषय में जब जाएंगे तो मुझे इसलिए इस विषय पर रुचिकर लगा आज बोलना कि मैं इस विषय पर बोल पाऊँ और आप सबसे बात कर पाऊँ। मैं काफ़ी समय से रिसर्च कर रहा था सोनम वांगचुक पर, लेकिन अभी मेरे एक मित्र ने बतौर वॉलंटियर 2 साल भर पहले सोनम वांगचुक के सिकमौल स्कूल पर वॉलंटियर के तौर पर काम किया और उन्होंने जो अनुभव किया उसको भी कुछ दिनों पहले मुझसे साझा किया। इस स्कूल की बात करें तो सोनम वांगचुक का ये स्कूल जिस पर दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है, ये अद्भुत स्कूल है। मतलब कि स्कूल नहीं, जिस तरह से आप आमतौर पर स्कूल देखते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही आप स्कूल में प्रवेश करते हैं तो RRR से SSS तक हमको जाना है। अब RRR क्या है? RRR इनका जैसे आमतौर पे हमारे स्कूलों में जो होता है कि रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, यानी हमको पढ़ना है, लिखना है, और या फिर जैसे मैथमेटिक का होता है उससे हमको सलूशन निकालना है या हमको तर्क ले लेना है, या जो गणित का जिस तरह से सूत्र होता है वो सब करना है। तो हमको RRR से SSS तक जाना है। SSS मतलब कि सिकमौल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है सोनम वांगचुक का, उसमें ब्राइट हेड, स्किल हेड और काइंड हार्ट। अब पहला हो गया ब्राइट हेड। ब्राइट हेड मतलब कि एक तेज दिमाग। तेज दिमाग से मतलब ये नहीं कि जैसे बच्चा 10वीं फेल हो गया और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया कि इसका दिमाग तेज नहीं है। सोनम वांगचुक का ये मानना है कि जो बच्चा 10वीं फेल हो गया लेकिन वो गाय बहुत अच्छी लगाता है, यानी वो गाय लगाने में अपना बड़ा नाम कर सकता है, यानी उस मामले में ब्राइट हेड होना, किसी भी एक मामले में, किसी भी मामले में, नृत्य में, गाने में, कटाई में, छटाई में, कारपेंटरी में, किसी भी चीज़ में वो ब्राइट हेड होना चाहिए। अब दूसरा है स्किल हैंड, उसके हाथों में कुछ कला होनी चाहिए। ब्राइट हेड से ये भी तात्पर्य है कि वो एक जिज्ञासु हो, उसके अंदर एक क्षमता हो कुछ करने की, या वो एक ब्राइट हेड से तात्पर्य कि एक तेज दिमाग का, किसी विधा का शख्स हो। अब स्किल हैंड ये है कि उसके हाथों में कुछ ना कुछ कला हो, उसके हाथों में कारपेंटरी हो, चित्रकारी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो स्पेशल कुछ ना कुछ हो। तीसरी चीज़ है काइंड हार्ट। काइंड हार्ट से मतलब है कि हृदय में दयालुता, करुणा हो। और आप देखते हैं कि जब हम किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं या कोई कृतज्ञता हमारे प्रति ज्ञापित करता है तो कहीं ना कहीं से हमारा दिल नरम होता है और हमारे उत्साह में वृद्धि होती है। तो काइंड हार्ट से तात्पर्य है कि उनके स्कूल में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि कद से छोटे हैं, लेकिन वो मिस इंडिया में जाना चाहते हैं, या फिल्मों में काम करना चाहते हैं, या थिएटर में काम करना चाहते हैं। कोई बच्चा अभी मेरे मित्र जो वहाँ पे गए थे, उन्होंने बताया कि 1.5 साल पहले जब वो गए थे तो एक बच्चा था जो हकलाता था और बुरी तरह से हकलाता था। एक शब्द को हम 20 सेकंड में बोल सकते हैं, उसको वो करीब 1.5 मिनट में बोल पाता है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे वहाँ के विद्यार्थियों का ये जो काइंड हार्ट का सेशन है, जिसमें उनको इस बात के लिए तैयार किया जाता है या इसको समझाया जाता है, वो इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए मैं अपरिचित व्यक्ति हूँ और वो कुछ बोल रहा है, और जब वो कुछ बोल रहा है तो उस वक्त
60 जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं वो उसको कान लगा करके एकदम कंफर्म होकर के सुन रहे हैं, और जैसे ही मैंने समझ पाया उसकी बात खत्म हुई, वो झटके से मुझे बताते हैं कि वो ये कह रहा है, यानी उसकी इंसल्ट नहीं करना है, उसको बेइज्जत नहीं करना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, सेकमोल स्कूल को बच्चे ही चलाते हैं, यानी वो बाकायदा जब एडमिशन होता है, हाँ, लेकिन लद्दाखी बच्चों के अलावा किसी और का एडमिशन वहाँ पर नहीं होता है। बच्चों का जब एडमिशन होता है तो बच्चों के एडमिशन के बाद वहाँ पर एक जैसे ही उनको पूरे वर्ष के लिए प्रवेश मिल जाता है, उसमें हालांकि 3 दिन का सेशन होता है, उसमें छांटे जाते हैं बच्चे, कौन से बच्चे एडमिशन के बाद हमारे साथ काम करने लायक हैं कि नहीं है, पढ़ने लायक हैं कि नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो बाकायदा स्कूल में एक विधायिका या एक संसद बनाई जाती है, और उस संसद में जो मंत्रालय बनते हैं उन विद्यार्थियों के ही मंत्रालय बनते हैं, उनमें ही मंत्री चुने जाते हैं, बाकायदा सरकार चुनी जाती है, और सरकार 3 महीने तक काम करती है। और इस 3 महीने में विद्यार्थियों का विपक्ष भी होता है, वो विपक्ष सवाल कर सकता है, वो विपक्ष प्रश्नकाल ला सकता है, यहाँ तक कि वो अविश्वास प्रस्ताव भी पास करवा सकता है। और 3 महीने के बाद फिर विपक्ष की सरकार आ जाती है, और इस तरह से वो स्कूल चलती रहती है। 3 महीने सत्ता की, 3 महीने विपक्ष की। स्कूल कैसे चलती है? स्कूल अमूमन चलती है, विद्यार्थी तय करते हैं कि आज कौन सी पढ़ाई होगी, आज कौन सा विषय लिया जाएगा, या आज क्या किया जाएगा। अब विषय किस तरह के होते हैं? जैसे स्कूल स्टार्ट होता है तो कोई बच्चा 5 बच्चों का समूह कहीं पर लकड़ी काट रहा है, तो 5 बच्चों का समूह कहीं पे दूध दूह रहा है, तो 5 बच्चों का समूह कहीं पर सफाई कर रहा है, तो 5 बच्चों का समूह कहीं पर सब्जी की देखभाल कर रहा है। यानी कुल मिलाकर के एक ऐसा कार्य जिसमें बच्चा निकलने के बाद आत्मविश्वास से लवरेज हो, वो सरकारी नौकरी पाए कि ना पाए, वो किसी बड़े पद पर पहुँचे कि ना पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद वो आत्मविश्वास इतना लवरेज होता है कि वो जीवन में अपने आप को जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र में अपने आप को कामयाब जरूर पाता है। जैसे कि सोनम वांगचुक के स्कूल से निकली हुई लगभग आज की जो महिला हॉकी आइस टीम है उसमें 70% बच्चे सोनम वांगचुक के सेकमोल स्कूल से हैं। यहाँ तक कि पुरुष हॉकी टीम में भी, आइस हॉकी टीम में भी जो बच्चे हैं वो सेकमोल स्कूल से हैं। ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ के जो फोटोग्राफर हैं वो सेकमोल स्कूल से हैं। मेरे मित्र ने बताया कि मैंने कई लड़कों से पूछा कि आप इस स्कूल से निकलने के बाद क्या करना चाहेंगे। कईयों ने कहा कि मैं गडरिया बनना चाहूँगा, लड़कियों ने कहा कि मैं सेब बनना चाहूँगी, और इस तरह के मैंने कोई भी कार्य जो वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं उससे वो लवरेज है, आत्मविश्वास उनका गजब का है। तो चलिए, ये तो उनका स्कूल है। अब स्कूल में ही स्कूल बच्चों को क्या करता है कि लोन देता है, और वो बच्चे दुकान चलाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि एक खुमानी या एप्रिकॉट नाम का फल होता है, जैसे हमारे यहाँ आम होता है। आम हमारी दैनिक दिनचर्या का पूरा मतलब लगभग वो 3 महीने की फसल नहीं होती है, वो 3 महीने साल भर तक चटनी, अमचूर, अमावट, पका, कच्चा, पना, ये जितने रूप उसके हैं, उसी तरह से ये एप्रिकॉट फल होता है, जो इसके लिए एक बाकायदा एप्रिकॉट फेस्टिवल मनाया जाता है वर्ष भर में। दूसरा जो उनका ये मैंने बताया कि बच्चों, ये जो बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं, कोई पेड़ काट रहा है, कोई ये स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई ये स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी पूरा जो कुछ भी स्कूल चल रही है और स्कूल की संरचना जो चल रही है वो इन बच्चों के माध्यम से ही चल रही है। अब बात ये आती है कि जो सोनम वांगचुक का आंदोलन है, और वह आंदोलन क्या वास्तव में ये आंदोलन ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के है, यूजीसी या नीट की परीक्षाओं में जो घपला हुआ है, जो पेपर लीक हुए हैं उनको लेकर के है, या इसके पीछे कुछ और विषय है। तो आपको पीछे जाना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक अभी कुछ दिनों पहले जेल में गए थे, और उनके ऊपर ईडी के छापे और उनके स्कूल के मामले में भी और उनकी फंडिंग के मामलों में बड़ी जांच हुई थी। सच्चाई इन सब से बहुत दूर है, और सच ये है कि लेह जो है वो केवल अप्रैल से और अक्टूबर तक दुनिया के लिए खुला हुआ होता है, लेकिन अप्रैल से अक्टूबर के बाद का जो टाइम होता है उस वक्त लेह पूरी दुनिया से सड़क मार्ग से पूरी तरह से कट जाता है। केवल हवाई मार्ग बचता है, और उसमें केवल आप सड़क मार्ग में बर्फ होती है, आप किसी तरह पे वहाँ पे जा नहीं पाते हैं। इसीलिए 90% जो लोग हैं लेह की
वो अमूमन मांसाहारी है। लेकिन मांस के लिए वो एक कोई जीव है जो याक जैसा होता है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद सैक उसको कहते हैं, याक से छोटा होता है। उससे वो अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर के महीने तक जुताई बुवाई करते हैं और बाद में उसी को काट करके वो मांसाहार भी करते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखते भी हैं। अब वो ये उनकी मजबूरी है। लेकिन जो मैंने एक बात कही कि उनका एक है काइंड हार्ट, एक सेशन है जो स्कूल का है, तो मेरे दोस्त ने बताया कि वहाँ पर जो जानवर हैं, घोड़ा है, बिल्ली है, कुत्ता है, तो वो उनको कुत्ता, बिल्ली या इन नामों से नहीं, उनके बाकायदा नाम है और जिस तरह से उनके स्टूडेंट का परिचय लिखा हुआ होता है उसी तरह से उस कुत्ते, बिल्ली या अन्य का नाम भी लिखा हुआ होता है और उनको पूरी उस तरह से विद्यार्थी की तरह से ही सुरक्षा या संरक्षण प्राप्त होता है जैसा कि आम विद्यार्थियों को प्राप्त होता है। तो वास्तव में जो सोनम वांगचुक का अनशन है वह केवल अगर ये माना जाए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के है, यूजीसी की परीक्षा के पेपर लीक होने से है, तो मुझे लगता है कि यह वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता से इसका वास्ता उतना ज़्यादा नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। सच ये है कि अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी एक विशेष राज्य का यानी केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और इस केंद्र शासित राज्य के दर्जा प्राप्त होने के साथ ही सोनम वांगचुक के आंदोलन आरंभ हुए। अब सोनम वांगचुक का जो आंदोलन है वो 6 शेड्यूल के लिए है। सोनम वांगचुक की मांग है कि हमारे राज्य को 6 शेड्यूल का दर्जा प्राप्त हो। इसके लिए अब ये जानना होगा कि 6 शेड्यूल क्या है। 6 शेड्यूल संविधान 1956 में संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल हुआ एक ऐसा कानून है जिसमें कुछ विशेष राज्य जैसे असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों को इनकी संस्कृति, भूमि, वन और संसाधनों के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है और यहाँ की स्थानीय कमेटियाँ इसके लिए कानून बना सकती हैं और इस कानून के आधार पर वो उसका नीतिगत निर्णय ले सकती हैं। इस कानून में किसी प्रकार से केंद्र सरकार या बाहरी तत्वों का आधिपत्य या उनका किसी प्रकार का आदेश प्रभावी नहीं होगा। तो ये जो 6 शेड्यूल की मांग है, इस 6 शेड्यूल की मांग ही वास्तव में इस आंदोलन की मूल वजह है। अब 6 शेड्यूल की मांग में मूल कारण यह है कि लेह में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है और सच माना जाए तो लोग तो ये कहते हैं, मुझे इस जानकारी की पुष्टि नहीं करता हूँ, पर जितना मैंने पढ़ा है उसके अनुसार लिथियम का वहाँ पर विश्व का सर्वाधिक भंडारों में से एक है। अब अगर ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा वहाँ के स्थानीय लोगों को और जिस तरह से सोनम वांगचुक का स्कूल जो है वो केवल लद्दाखियों को प्रवेश देता है, लद्दाख के कल्चर पर काम करता है, लद्दाख की संस्कृति पर काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं से भारत सरकार को इस बात के भविष्य के ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा संकेत के अतिरिक्त उनकी मजबूरी, क्योंकि अगर लिथियम तक अडानी अंबानी ये सब नहीं पहुँच पाएंगे तो सरकारें चलेंगी कैसे, क्योंकि सरकारें तो कॉर्पोरेट ही चलाते हैं, यही लोग चलाते हैं। मेन मसला सोनम वांगचुक ने जो सैनिकों के लिए लद्दाख में किया है, जिस तरह से उन्होंने ग्रीन हाउस बनाए हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने सोलर प्लांट्स स्थापित किए हुए हैं, वो मिलिट्री के उपयोग के लिए भी बहुत प्रभावी हैं, बहुत प्रभावी क्या सर्वाधिक प्रभावी हैं। स्कूल का तो मैंने बताया ही, बहुत ज़्यादा विषय इसमें आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं विषय से भटक जाऊँगा और समय भी आपके लिए उबाऊ हो जाएगा। उसके अलावा जो उनका स्तूप है, जो बर्फ़ का स्तूप है, उस पर बहुत सारे विदेशी देश काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रॉब्लम से अपने यहाँ बहुत ज़्यादा निजात पाई है। वो बर्फ़ का स्तूप जो बौद्ध स्तूप की तरह बनाया है सोनम वांगचुक ने, वो अप्रैल महीने से पानी उसमें गलने लगता है, क्योंकि वास्तविकता में जो पहाड़ का पानी गलता है, अप्रैल में वहाँ ठंडी पड़ती है, तो जो पानी गलता है वो जून के महीने में। तो ये 2-3 महीनों की जो जीवनचर्या है उनके स्तूप की वजह से वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुई है और विदेशों ने इसकी नकल की है और कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद 18 दिन हो गए सोनम वांगचुक की अनशन को, और सोनम वांगचुक की इस अनशन के बाद मुझे याद आती है 16 वर्ष तक अनशन करने वाली इरोम शर्मिला चानू। मणिपुर का आसफा कानून भारतीय सैनिकों को या सशस्त्र बल को एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है जिसमें वो शक के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को शूट कर सकते हैं, बस उसका शक उनके पास मजबूत हो।
और एक लड़की कॉलेज से या मार्केट से चली आ रही होती है 2000 में, और वो देखती है कि कुछ लोगों को, स्थानीय लोगों को वहाँ की मिलिट्री जो है वो शूट कर देती है, और उसी दिन वो अनशन पर बैठती है, और इस अनशन में वो 16 साल तक उस अनशन को करती है। इस 16 साल की अनशन में उसने ये कि मैं मुंह से कुछ नहीं खाऊंगी, इसलिए उसने अपने डॉक्टर को इस बात के लिए मना लिया था कि जो उसको नासोगैस्ट्रिक दी जाए, यानी तरल पदार्थ जो भोजन का दिया जाए जिससे उसको जीवित रखा जाए, उसको नाक से माध्यम से दिया जाए। मुंह को अपने तरल रखने के लिए वो मुंह में रुई रखती थी। और इसके अलावा उस सबसे ज़्यादा देश के में नहीं, विश्व के सबसे ज़्यादा बार जेल जाने और सबसे ज़्यादा बार रिहा होने का रिकॉर्ड इरोम शर्मिला चानू के नाम पर है। क्योंकि आप ज़्यादा देर तक किसी को अस्पताल में जेल में रख नहीं सकते हैं, इस आधार पर कि उसने आत्महत्या की कोशिश की है। और जब भी वो छूटती थी तो फिर से वो अनशन में बैठ जाती थी। तो सबसे ज़्यादा इस जेल में जाने और जेल से छूटने का रिकॉर्ड है। 16 वर्षों की अनशन, इस बीच में मुंह में केवल रुई, और इस बीच में इरोम शर्मिला चानू की सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। उसकी मंथली साइकिल समाप्त हो जाती है, उसके दांत रुई से साफ होते हैं। और वो एक इंटरव्यू में 2016 में जब पहली बार एक शहद की बूंद के साथ अपना अनशन तोड़ती है प्रेम को लेकर के, और वो प्रेम था डेसमंड कॉटेज का, एक ब्रिटिश मूल का नागरिक जो दक्षिण भारत से पत्र के माध्यम से ये दोनों जुड़ते हैं। और उसके बाद वो शहद की बूंद प्रेम की तरह ही वो बताती है कि किस तरह से उसका पूरा कसैला स्वाद 3 घंटे तक उसके जिस्म के पोर पोर तक में भर जाता है। आज इरोम शर्मिला चानू दुनिया की नज़र में नहीं है। वो कहाँ है, थोड़ा बहुत मैंने संपर्क किया है, लेकिन 2016 में अपना अनशन समाप्त करने के बाद इरोम शर्मिला चानू ये कहती हैं कि मैं लोकतंत्र में जाऊंगी और लोकतंत्र के माध्यम से इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी और उसको समाप्त करवाऊंगी। 2017 में इरोम शर्मिला चानू चुनाव लड़ती हैं, और उस दिन देश के नहीं विश्व लोकतंत्र का काला दिवस होता है, जब इरोम शर्मिला को चानू को 16 साल की अनशन के बाद, और इतनी बड़ी आस्था डेमोक्रेसी के प्रति कि वो 16 साल की अनशन के बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर पहुंचती है और उसको 90 वोट मिलते हैं। मुझे लगता है कि अगर आज नहीं तो कल, लेकिन अगर कभी विश्व में स्टैच्यू ऑफ डेमोक्रेसी बनी तो उसकी पहली हकदार इरोम शर्मिला चानू होगी। लेकिन जैसे ही एक इंसान को आप भगवान मानने लगते हैं तो उसके बाद आप केवल उसको भगवान के रूप में देखना चाहते हैं, उसको इंसान आप नहीं बनने देना चाहते हैं। इरोम शर्मिला चानू इंसान थी। 2016 में अनशन समाप्त करने के बाद और डेमोक्रेसी के उस काले दिन में 90 वोट पाने के बाद वो शादी करती है दक्षिण भारत के तमिलनाडु में। वर्तमान समय पर इरोम शर्मिला चानू दुनिया देश से अलग बेंगलोर के बाहर एक कॉटेज में अपने पति डेसमंड कॉटेज के साथ रह रही हैं। उनकी 2 जुड़वा बेटियां हैं और वो एक बेहतर जीवन जी रही हैं। इरोम शर्मिला चानू से जब किसी पत्रकार ने पूछा कि 16 साल की अनशन के बाद आपने प्रेम किया, विवाह किया, बच्चे पैदा किए, तो इरोम शर्मिला चानू ने कहा कि इस 16 साल की अनशन में मैंने जीवन के प्रति मेरा बहुत मोह था, और ये मोह ही था जिसने मुझे 16 साल तक जिंदा रखा। इस 16 साल के बीच में मैं आस्फा कानून के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन मैं जीवन में प्रेम करना चाहती थी, मैं विवाह करना चाहती थी, मैं जिंदा रहना चाहती थी। अगर मैंने वही किया तो मैंने कौन सा गलत किया। लेकिन इस देश ने इरोम शर्मिला चानू को उन अनशन में बैठने वाले सहयोगियों ने, उनके घर वालों ने डायरेक्ट उनको देवी से बेस्या पहुंचाने में 1 मिनट की देर नहीं की। ये इस देश की डेमोक्रेसी है, ये इस देश का लोकतंत्र है, और इस देश के लोकतंत्र में देखते हैं कितने दिनों तक सोनम वांगचुक अपना संघर्ष कर पाते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक का संघर्ष सफल हो ना सफल हो, या इस देश में किसी प्रकार का आंदोलन स्थापित हो कि ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमको और आपको आंदोलित कर रहा है। कोई व्यक्ति चाहे लद्दाख के लिए, चाहे यूजीसी के लिए, और चाहे नीट के पेपर लीक के लिए, लेकिन 18 दिन की भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। एक फिल्म मैंने देखी थी सोसाइटी ऑफ द स्नो, एक प्लेन भटकता है और 90 दिनों तक वहाँ के यात्री वहीं पर बिना किसी सुख सुविधा के या बिना किसी सहायता के पड़े हुए होते हैं। भूख इतनी डेंजरस होती है, भूख इतनी खतरनाक होती है कि वो यात्री अपने मरे हुए साथियों का मांस खाने के लिए मजबूर होते हैं। इंसान इंसान को खाने लगता है भूख में, और जब ये भूख तो पेट की भूख होती है, जब ये भूख हवस में बदल जाती है, चाहे वो सत्ता की हवस हो, चाहे वो राजनीति की हवस हो, चाहे वो पैसे की हवस हो, तो इंसान
इंसान क्या अपनों में फ़र्क नहीं पाता है। सोनम वांगचुक के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, वो अपने प्रयास में सफल हो, मेरी उनसे बहुत बहुत शुभकामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखते रहें ये यूट्यूब चैनल और मेरा पेज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दो टूक में मैं फिर से आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी शख्सियत के साथ, किस्सा गोई में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सहयोगी अंचित गौतम अंश और मुन्ना लाल तिवारी।